आज हम चर्चा करेंगे प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा के संदर्भ में। इस कहानी की शुरुआत एक वाक्य से होती है कि देश में नमक का नया विभाग खुला है। ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यवहार करने लगे। इस प्रकार इस कहानी का आधार तत्कालीन समय की सरकार द्वारा लिया गया एक निर्णय है। अर्थात प्रेमचंद अपनी कहानी की शुरुआत के लिए एक आधार बनाते हैं कि एक ऐसा कानून बना है जिसके कारण एक विभाग की आवश्यकता होगी, उस विभाग में एक दरोगा की आवश्यकता होगी और सरकार द्वारा कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। उन नियम कानूनों को ना मानकर कार्य करने वाले पात्रों की भी आवश्यकता होगी। इसी प्रकार के दो पात्र, इस कहानी के जो मुख्य दो पात्र हैं वो हमारे सामने आते हैं, जिसमें एक है मुंशी वंशीधर और एक पंडित अलोपीदीन। अलोपीदीन इस कहानी में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में आता है और मुंशी वंशीधर एक ईमानदार दरोगा के रूप में। तो आगे हम इस कहानी का सार समझते हैं। जैसा हमने अभी बात की कि कहानी की शुरुआत नमक के व्यापार पर लगी रोक से होती है। सरकार द्वारा रोक लगाने के बाद भी कानून तोड़कर कार्य किए ही जाते हैं और ऐसे कार्यों के लिए घूस, रिश्वत, चालाकी और अपनी शान का प्रयोग किया जाता है। कहानी में घूस और रिश्वत आदि की प्रवृत्ति को केंद्र में रखा गया है कि जब नमक का कानून बना तो उस विभाग में पटवारी की बड़े पद की नौकरी छोड़कर भी लोग नमक के दरोगा का पद लेने के लिए लालायित रहते थे। अर्थात उनके मन में ये भाव आता था कि कैसे भी नमक के दरोगा का पद मिल जाए, क्योंकि नमक का प्रयोग सर्वसाधारण में होता था। उसके व्यापार पर रोक लगी हुई थी, लेकिन सर्वसाधारण समाज के सभी लोगों की डिमांड तो नमक के प्रति थी ही। तो किसी न किसी रूप में नमक का आवागमन बनना बिल्कुल सामान्य बात थी। अब कानून लगने के बाद उसकी चोरी होना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी कि सरकार से चोरी छिपे ये कार्य होगा। तो अब चोरी होगी तो कानून के कुछ ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो ऐसी गैर कानूनी कार्य करने की परमिशन अगर देते हैं तो उसके बदले वो घूस लेते हैं। तो इसलिए इस कार्य में घूस की बहुत बड़ी संभावनाएं थी, अनंत संभावनाएं थी। तो इस कारण से बड़े बड़े पदों को छोड़कर भी लोग इस नमक के दरोगा की नौकरी के पद को पाने के लिए ललायित रहते थे। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है तो प्रेमचंद उस समय के समाज की, अर्थात जिस समय कहानी लिखी गई उस समय के समाज की चेतना को प्रकट करते हैं कि उस समय शिक्षा जगत और नौकरी की दुनिया में फारसी का प्रभाव कितना बढ़ा हुआ था। वे व्यंग करते हुए बताते हैं कि प्रेम की कथा और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्ति पा जाते थे। अमेरिका आदि देशों में होने वाले आविष्कार अर्थात आधुनिक ज्ञान विज्ञान से नाता रखने का समाज का मानस लगभग नहीं था। तो प्रेमचंद जो वातावरण होता है उसका निर्माण कर रहे हैं कि यह उस समय की बात है जब भारत में आधुनिक ज्ञान विज्ञान से बहुत ज़्यादा परिचय लोगों का हुआ नहीं था। उस समय मुग़ल सत्ता गई थी, अंग्रेज़ी सत्ता आ चुकी थी। तो मुग़ल सत्ता के जाने और अंग्रेज़ी सत्ता के आने पर फ़ारसी भाषा का प्रभाव भारत में उस समय था। तो जिन व्यक्तियों को फ़ारसी की थोड़ी बहुत ज्ञान हो और फ़ारसी में लिखे गए कुछ प्रेम पर, व्यथा पर जो काव्य लिखे गए हैं, चाहे श्रृंगार पर, उनको पढ़ लेने से फ़ारसी भाषा आ जाती थी। तो फ़ारसी भाषा की आवश्यकता सरकारी कार्यों में होती थी, कार्यालयों में। तो जिनको फ़ारसी का काम आता था, जानकारी होती थी, सामान्य जानकारी, उनको नौकरियां भी मिल जाती थी। तो उस समय के पढ़े लिखे समाज की स्थिति इससे पता चलती है कि ज्ञान विज्ञान में आपने महारत पाया हो ना पाया हो, लेकिन अगर आपने फ़ारसी के 2-4 श्रृंगार काव्य पढ़ लिए हैं तो आपने फ़ारसी का सामान्य ज्ञान ले लिया है। आप कार्यालयों में काम करने के लिए बिल्कुल योग्य माने जाते थे।
इसी प्रकार जो नायक वंशीधर है वो भी एक विरह कथा जो कि जुलेखा की थी और मजनू और फरहाद की प्रेम कहानियों को पढ़ चुका था। तो इन कहानियों को पढ़ने से लेखक यह बताना चाहता है कि फ़ारसी की समझ उसके भीतर आ गई थी और फ़ारसी की समझ के आधार पर ही उसे नमक के विभाग में दरोगा की नौकरी प्राप्त होती है। अब नमक का दरोगा बनने से पहले ही नमक के विभाग में किस प्रकार घूस लेने के अनंत अवसर उपलब्ध हैं ये प्रेमचंद स्पष्ट कर चुके हैं। ऐसे में हमें समाज और परिवार के प्रति भी उनके मानस के प्रति भी प्रेमचंद हमें बताते हैं कि वंशीधर के पिता उसे रिश्वत लेने के संबंध में कैसे अपना ज्ञान और अपने जीवन के अनुभव को साझा करते हैं और बताते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। इसलिए निगाह हमेशा ऊपर की कमाई पर रखनी चाहिए। यह वो झरना है जो कभी नहीं सूखता, गरजमंद से चाहे जितना वसूल कर लो। ये समाज की बड़ी ही विसंगति और विडंबना की स्थिति है, जहाँ हम कहते हैं कि बच्चे अपने परिवार से सद्गुणों को, संस्कारों को सीख कर आते हैं, वहीं हम अपने बच्चों से आशा करते हैं कि वो पढ़ें लिखें और ईमानदार व्यक्ति बने और समाज में ईमानदारी का परिचय दें। लेकिन उस समाज की स्थिति ऐसी है कि उस समाज का प्रभाव परिवार पर पड़ा है और परिवार अपने पुत्र को यह संदेश देता है, यह ज्ञान देता है और यह कहते हुए कि ये मेरे जीवन भर के अनुभव की कमाई है कि मासिक वेतन जो होता है, जैसे आसमान में चांद निकलता है, केवल एक ही दिन होता है जिसको पूर्णमासी कहते हैं, पूर्णिमा भी कहते हैं। धीरे धीरे वो चांद खत्म होने लगता है और एक दिन अमावस्या की रात आती है तो वो चांद पूरा समाप्त हो जाता है, मतलब 15 दिन के अंदर ही वो समाप्त हो जाता है। तो प्रेमचंद ने प्रतीक के माध्यम से एक बात समझाने का प्रयास किया है वंशीधर के पिता के रूप में, उनकी भ्रष्टाचारी बुद्धि को सामने लाने के लिए कि 15 दिन में आपकी तनख्वाह खत्म हो सकती है, लेकिन आपको अगर घूस लेने की आवश्यकता पड़ती है तो जो गरजमंद है, गरजमंद मतलब जिसको आवश्यकता है, ज़रूरत है जिसको, उससे आप जितना मांगोगे उतना वह आपको देगा। और ये जो आपकी रिश्वत की कमाई है, यह कमाई पूर्णमासी के चांद जैसी ना हो करके किसी झरने जैसी होती है, जो झरना धीरे धीरे ही सही लेकिन हमेशा बहता है। तो इसलिए अपनी घूस लेने की प्रवृत्ति को तुम बढ़ाना। एक पिता के द्वारा एक पुत्र को दिया गया यह संदेश अपने आप में किसी समाज की निकृष्ट स्थिति को बताता है। आगे प्रेमचंद बताते हैं कि वंशीधर अपने पिता की इन बातों को सुनता जरूर है, वह आज्ञाकारी बेटा है, वह सुनता है, लेकिन वह निकल पड़ता है अपने साथ कुछ विचार लेकर, जिन विचारों के संदर्भ में प्रेमचंद लिखते हैं कि वंशीधर धैर्य को अपना मित्र, बुद्धि को अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक मानकर आगे बढ़ता है। अब धैर्य अर्थात धीरज रखना, सब्र रखना। जिस व्यक्ति ने अपने मित्र को बनाया हो जो धीरज हो और बुद्धि को अपने पथ प्रदर्शक अथवा सामने जो रास्ता है उसको रास्ता दिखाने वाली बुद्धि को अपना पथ का प्रदर्शक माना हो, और आत्म अवलंबन अर्थात सेल्फ डिपेंडेंट, स्व पर निर्भर, किसी और पर निर्भर नहीं, अपने आप को ही अपना सहायक बताया हो, इन मूल्यों के साथ मुंशी वंशीधर अपने घर से निकलता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि प्रेमचंद ने अपने नायक को इस कहानी के भीतर खड़ा कर दिया है। जहाँ नमक के विभाग के बारे में सूचना देते हुए ही बता चुके हैं प्रेमचंद की भ्रष्टाचार अति पर है और इस विभाग में भ्रष्टाचार करने की अनंत संभावनाएं हैं। आगे वे खुद नायक के पिता की मनोभूमि को बताते हैं कि नायक के पिता खुद प्रेरित कर रहे हैं अपने पुत्र को कि तुमको एक अच्छे विभाग में नौकरी मिली है तो तुम यहाँ से बहुत अच्छी मात्रा में रिश्वत ले सकते हो। और रिश्वत लेने के लिए उन्होंने अपने अनुभव की जो तनख्वाह होती है, सैलरी होती है, तो 15 दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जीवन अच्छे से अगर बिताना है तो वो जो झरना है, रिश्वत रूपी झरना,
उसका आपको प्रयोग करना पड़ेगा, जो कभी सूखता नहीं है। अब इसके विरोध में नायक के 3 गुण जो प्रेमचंद बता रहे हैं, धैर्य अर्थात सब्र, बुद्धि अर्थात ज्ञान, आत्मावलंबन अर्थात सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, इन गुणों के साथ वह आगे बढ़ता है। वंशीधर के घर में जब सूचना मिलती है कि वह नमक के विभाग में दरोगा की नौकरी पा चुका है तो बड़ा खुशी का माहौल है। उनके घर पर बहुत कर्जा है, तो जो उधार दाता थे जिन्होंने उधार दिया था वह पहले बहुत गर्म रहते थे कि पैसा लौटाइए पैसा लौटाइए, लेकिन जैसे ही पता चला कि नमक के विभाग में नौकरी लगी तो उधार दाता जो है वो नर्म हो गए हैं और पड़ोसियों के मन में शूल उठ रहे हैं, क्योंकि समाज को भी ऐसा लग रहा है कि अब इनके घर पर तो धन की वर्षा होने वाली है, क्योंकि वो जो विभाग है उस विभाग में तो रिश्वत की अनंत संभावना है। अर्थात समाज ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि इस विभाग में जाने पर तो सामान्यतः रिश्वत ली ही जाती है, आप चाहें ना चाहें आपको रिश्वत मिल ही जाएगी। कहानी आगे बढ़ती है, पता चलता है कि वंशीधर अपने आदर्श और मूल्यों से प्रेरित कार्यों से 6 महीने में ही सभी अधिकारियों को प्रसन्न कर लेता है। वंशीधर जिन गुणों को लेकर चला था, धीरज, बुद्धि और आत्मावलंबन, वे सत्य ही ऐसे गुण हैं कि जिनका प्रयोग कर कर कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को बहुत अच्छे प्रकार से कर सकता है। इससे उसने 6 महीने में अपने सभी अधिकारियों को खुश कर लिया था और सभी उसके काम से बड़े प्रसन्न भी रहते थे। ऐसे में कहानी में एक नाटकीय मोड़ प्रेमचंद लेकर आते हैं कि रात का समय है, सभी लोग सो रहे हैं और यमुना नदी के ऊपर जो लकड़ी का पुल बना है उस पुल पर से कुछ गाड़ियाँ गुजर रही हैं। तो गाड़ियाँ गुजरती हैं, लकड़ी का पुल है तो आवाज़ आती है, तो आवाज़ से वंशीधर की आंखें खुल जाती हैं और वह उठकर देखता है कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं, तो जाकर नज़दीक जाकर देखता है तो उसमें नमक की जो है तस्करी हो रही है। नमक की तस्करी होने पर वह उनको रोकता है और उनसे पूछता है कि ये गाड़ियाँ किसकी हैं। तो पहले तो उत्तर नहीं आता है, लेकिन जब बार बार पूछा जाता है कि ये गाड़ियाँ किनकी हैं तो एक गाड़ीवान बताता है कि यह पंडित अलोपीदीन की गाड़ियाँ हैं। अब पंडित अलोपीदीन का नाम सुनकर वंशीधर आश्चर्यचकित होता है कि वे तो समाज के बड़े ही प्रतिष्ठित जमींदार हैं, इतने प्रतिष्ठित जमींदार के नाम से ऐसी तस्करी कैसे की जा सकती है। अब पंडित वंशीधर के इस आश्चर्य का कारण प्रेमचंद भी स्पष्ट करते हैं। वे लिखते हैं कि अलोपीदीन एक प्रतिष्ठित जमींदार हैं, उनका लंबा चौड़ा व्यापार है, समाज और प्रशासन में उनकी अच्छी पैठ है, अर्थात उनके प्रशंसक उनसे जो अच्छी संबंध रखते हैं वे सभी लोग प्रशासन में हैं। और अंग्रेज भी जो बड़े बड़े अफसर हैं अंग्रेज सरकार के, वे भी जब इस तरफ इस इलाके में आते हैं कभी घूमने शिकार पर, तो उनके घर पर मेहमान अवश्य बनते हैं। अर्थात उनका सभी प्रकार के बड़े बड़े लोगों के साथ अच्छा रिश्ता है। उनके पास धन की शक्ति, प्रशासन की शक्ति आदि शक्तियां हैं, मतलब काफ़ी मजबूत व्यक्ति हैं। लेकिन गाड़ियां पकड़े जाने पर अलोपीदीन जब उस तरफ आते हैं तो उनके मन में एक अखंड विश्वास है। वो विश्वास लक्ष्मी के ऊपर है। उनका ऐसा विश्वास है कि न्याय और नीति अर्थात जस्टिस हो चाहे रूल एंड रेगुलेशंस हो, वो सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। लक्ष्मी अर्थात मनी, कि अगर आपके पास धन है तो न्याय भी आपके पक्ष में होगा, नीतियाँ भी आपके पक्ष में होंगी। ऐसा उन्हें अगाध विश्वास है लक्ष्मी के ऊपर। इस आत्मविश्वास के होने पर भी उनके भीतर किसी भी प्रकार का अक्खड़पन नहीं है। उनके भीतर आदर है, सामने वाले व्यक्ति का आदर करने का भाव है। वे वंशीधर के पास आते हैं तो अपने धन का और शक्ति का बल ना दिखाते हुए अपनी मीठी मीठी चातुर्यपूर्ण बातों से उनसे कहते हैं कि हम आपसे बाहर थोड़ी हैं, आपका और हमारा तो आपस का मामला है। अर्थात कि हम और आप तो एक दूसरे के साथ रहने वाले लोग हैं, इसमें सरकार कहाँ से आ गई? सरकार तो बाहर का काम करती है, हम और आप एक दूसरे के साथ ही हैं, तो हम आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अर्थात वह यहाँ इस सरकार द्वारा लगाए गए कानून को दूसरी तरफ रखकर आपस में एक दूसरे से सलाह कर इस कार्य को करने की सहमति बनाने का प्रयास करते हैं, अर्थात रिश्वत देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब वे देखते हैं कि वंशीधर उनके लालच से नहीं पिघलता है तो वह उनको धन की राशि बढ़ाते 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 40,000 रुपये की रिश्वत तक
देने की बात करता है। लेकिन वंशीधर अपने कर्तव्य पर अटल रहते हैं और कहते हैं कि 40,000 तो क्या, अगर 40 लाख भी मिलेंगे तो भी ईमानदारी के पथ से मुझे डिगा नहीं सकेंगे। अर्थात एक सरकारी विभाग का दरोगा 40,000 रुपये की बड़ी राशि, आज 40,000 रुपये आपको सुनने में कम लग सकते हैं, लेकिन यह कहानी 1917 में लिखी गई है फारसी में, उर्दू भाषा में। उसके बाद इसका हिंदी भाषा में अनुवाद लगभग 8-9 साल बाद 1924 या 26 में हुआ है। तो 1926 लगभग आज से लगभग 100 साल, आज हम 2024 में हैं, लगभग 100 साल पहले 40,000 रुपये की रिश्वत को ठुकरा कर वह अपने ईमानदारी का परिचय देते हैं और पंडित अलोपी दीन को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब पंडित अलोपी दीन गिरफ्तार हो जाते हैं तो समाज में अलग अलग प्रकार की खुसर फुसर होनी शुरू होती हैं। यहाँ प्रेमचंद समाज के उस व्यक्तित्व की ओर इशारा करते हैं, समाज की उस मानसिकता की ओर इशारा करते हैं जहाँ पर जिनके खुद के कर्म जो हैं खराब होते हैं या गलत होते हैं, भ्रष्टाचार के नक्शे कदम पर चलने वाले होते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है तब उनके मन में कैसे कैसे विचार आते हैं। वो कहते हैं कि पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, मतलब जो व्यक्ति दूध में पानी मिलाता है और उस पानी को भी दूध की कीमत पर बेचता है, तो ये भी भ्रष्टाचार है। आगे, कल्पित रोजना मचे भरने वाले अधिकारी, अर्थात अपने डेली खर्चे का जो सरकार से भत्ता मिलता है, अलाउंसेस मिलते हैं, वो कल्पना से कुछ भी भरकर पैसे ले लेने वाले अधिकारी, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले लोग, ऐसे लोग जो रेल में यात्रा करते हैं टिकट नहीं लेते, तो भ्रष्टाचारी हैं ये सब भी अपने अपने स्तर पर। ऐसे लोग पंडित अलोपी दीन के कृत्य की निंदा कर रहे थे। तो यहाँ प्रेमचंद यही बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार सभी करते हैं, लेकिन जिसका भ्रष्टाचार समाज के सामने आ जाता है या जो पकड़ा जाता है, सब उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन अपने दुर्गुणों को, अपने भ्रष्टाचार को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब अलोपी दीन को गिरफ्तार करके अदालत ले जाया जाता है तो वहाँ चर्चा ये नहीं होती है कि अलोपी दीन ने चोरी की या नहीं की, उसने तस्करी की या नहीं की। वहाँ चर्चा ये होती है कि उनकी गिरफ्तारी हुई कैसे, क्योंकि उनके पास तो समाज का, प्रशासन का, राजनीति का, धन का, शक्ति का ऐसा प्रभुत्व है, इतनी बड़ी शक्ति है, इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो वो फंसे कैसे। अर्थात समाज के मन में भी ये धारणा बनी हुई है कि अगर आपके पास धन है तो आप न्याय को तो खरीद सकते हैं, नीतियों को तो खरीद सकते हैं, उसके बावजूद पंडित अलोपी दीन जैसे व्यक्ति फंस कैसे गए, जो समाज की मानसिकता को यहाँ प्रदर्शित करते हैं। आगे जैसे ही अदालत में अलोपी दीन को ले जाया जाता है तो वकीलों की एक सेना उनके पीछे खड़ी हो जाती है उनको बचाने के लिए, क्योंकि प्रतिष्ठित व्यक्ति से सब साथ जो लेना चाहते हैं, उनके साथ खड़े होना चाहते हैं कि कल को हम उनसे कुछ लाभ लेंगे। तो अलोपी दीन की प्रतिष्ठा समाज और प्रशासन में उनकी पैंठ और बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों से उनके संबंध होने के कारण डिप्टी मजिस्ट्रेट फैसला देते हैं कि इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा ऐसे गैर कानूनी कार्य करने का दुस्साहस नहीं किया गया होगा। अर्थात क्राइम करने वाला आदमी वही हो सकता है जिसके पास प्रतिष्ठा ना हो, धन ना हो, शक्ति ना हो। ऐसा मजिस्ट्रेट साहब की एक अपनी धारणा है कि अगर किसी के पास धन है, शक्ति है, प्रतिष्ठा है, तो वह चोरी नहीं कर सकता, वह तस्करी नहीं कर सकता। ये उन्होंने अपना डिसीजन माना है और इस आधार पर उन्होंने वंशीधर को कहा है कि पुलिस विभाग को सावधान रहना चाहिए कि भले मानुष को कष्ट ना हो। अर्थात मजिस्ट्रेट की जांच इस तरफ नहीं है कि चोरी हुई या नहीं, उनका सीधा डिसीजन आया है कि ऐसा बड़ा व्यक्ति चोरी कर ही नहीं सकता, तो इसलिए उन्होंने पुलिस को फटकार लगाई है और अलोपी दीन को बाइज्जत बरी कर दिया है। और अलोपी दीन के बाइज्जत बरी होने के एक सप्ताह बाद वंशीधर को नमक के विभाग से नौकरी से निकाल दिया जाता है। नौकरी जाने पर वंशीधर अपने घर पहुंचते हैं, अपना कर्तव्य निभाकर पहुँचे, अपनी ईमानदारी को अपने
सबसे बड़े मूल्य के रूप में उन्होंने बचा कर रखा है, लेकिन नौकरी खो दी। ऐसे पर उनके स्वयं के पिता, उनकी माता और उनकी पत्नी उनकी ईमानदारी की प्रशंसा करने के विपरीत उनको कटु वचन सुनाते हैं कि आपको ईश्वर की कृपा से इतना अच्छा विभाग मिला था, आपका घर कर्जे में डूबा हुआ था, हमारी जमीन संपत्ति सब बिकने को है, उसको बचाने का आपको इतना अच्छा अवसर मिला था कि आप रिश्वत लेते, लेकिन आपने अपनी ईमानदारी के कारण अपनी नौकरी खो दी और आज हम सब फिर से गरीबी की जाल में फंसते जा रहे हैं। ये विडंबना है कि समाज अपने ही परिवार को गलत कार्य कर कर अपनी पारिवारिक स्थिति को सुधारने की सलाह देता है। लेकिन कहानी में एक नाटकीय मोड़ फिर से आता है कि एक सप्ताह बाद पंडित अलोपीदीन अपने सजे धजे रथ पर बैठकर वंशीधर के घर आते हैं। जैसे वो घर आते हैं तो वंशीधर के जो पिता हैं वो उनसे बहुत ही मीठी मीठी बातें करके उनका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन वंशीधर एक साइड में बैठे होते हैं कि शायद ये इनको आज उस दिन की गई हुई इनकी ईमानदारी के कारण अपनी शक्ति का रौब दिखाएंगे और इनको परेशान करने का प्रयास करेंगे या इनको नीचे दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ठीक इसके उलट अलोपीदीन वंशीधर से निवेदन करते हैं कि वे अपनी सारी संपत्ति का एक स्थायी मैनेजर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वह वंशीधर को 6,000 रुपये वार्षिक वेतन भी देंगे, साथ में रोजाना खर्च अलग से देंगे, गाड़ी, नौकर आदि अलग से देंगे। लेकिन वंशीधर अपने उन मूल्यों के कारण ही, धैर्य, बुद्धि और आत्मावलंबन के कारण उनके इस स्थायी मैनेजर के नौकरी के ऑफर को मना कर देता है कि मैं इस बड़े पद के लिए योग्य नहीं हूँ। इस पर अलोपीदीन कहते हैं कि मुझे विद्वता, अनुभव, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता किसी की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस वही नदी किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बने रहिए। ऐसे में मुंशी वंशीधर आदरपूर्वक इस पद को स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ चिंतन करने की बात यह है कि पंडित अलोपीदीन का हृदय परिवर्तन होता है। मुंशी प्रेमचंद गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी के साथ उनके विचारों से काफ़ी सहमति जताई। वे खुद से सरकारी नौकरी करते थे, वो इंस्पेक्टर थे शिक्षा विभाग में, उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी थी। तो इसी प्रकार उन्होंने गांधी जी के एक हृदय परिवर्तन की धारणा से भी अपने आप को प्रभावित माना। इसलिए प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियों में, अधिकांश शुरुआती कहानियों में हमें ये हृदय परिवर्तन दिखाई देता है। तो अलोपीदीन का भी हृदय परिवर्तन होते हुए इस कहानी की अंत जो है वो हमें दिखाई देता है कि अलोपीदीन के पास धन था, शक्ति थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें एक व्यक्ति की बेमुरव्वत उद्दंडता, कठोरता लेकिन धर्मनिष्ठता ने उनके धन की शक्ति को झुका दिया। जिस धन पर उन्हें अगाध विश्वास था कि इस धन के सामने सारी नीतियाँ, सारे न्याय पीछे छूट जाते हैं, उस धन के अगाध विश्वास को पहली बार किसी व्यक्ति की ईमानदारी ने तोड़कर, मोड़कर चकनाचूर कर दिया था। तब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि अगर ऐसा व्यक्ति मेरे सारी संपत्ति का मालिक होगा तो मेरी संपत्ति के भीतर कोई भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। इस प्रकार उन्होंने उस व्यक्ति को अपने यहाँ स्थायी मैनेजर बनाने का विचार किया। यहाँ हमें कई बातें समझ में आती हैं कि यह बुराई पर अच्छाई की विजय है, धर्म की अधर्म पर विजय है, ईमानदारी का उचित पुरस्कार जैसे आदर्श सुखद अंत के साथ ये कहानी पूरी हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सामने कुछ प्रश्न छोड़ के चली जाती है। क्या यह कहानी यह नहीं दिखाती कि अंततः धन ने ईमानदारी को अपने सामने विवश कर दिया?
उनके धन के कारण ही यह नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसी धन के कारण ही, अर्थात इतनी बड़ी तनख्वाह, नौकर, बंगला, गाड़ी आदि के कारण आज ईमानदारी उसी भ्रष्टाचारी व्यक्ति की संपत्ति का रखरखाव करने का स्थायी मैनेजर का पद प्राप्त करती है। कहानी को देखने के अपने अलग अलग मंतव्य, दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर प्रेमचंद उस समय जो विचार देना चाहते थे, हमारा देश उस समय गुलाम था, तो प्रेमचंद अपने समाज के सभी लोगों को यही प्रेरणा देना चाहते थे, यही संदेश देना चाहते थे कि आप अपना कर्म पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कीजिए। समाज आपके विपरीत हो सकता है, परिवार भी आपके विपरीत हो सकता है, लेकिन अगर आप लगातार अपने धैर्य, ज्ञान, बुद्धि, आत्मनिर्भरता के साथ अपने मार्ग पर डटे रहेंगे तो एक दिन आपको उस ईमानदारी का पुरस्कार हमें प्राप्त होगा, और यही पुरस्कार कहानी के अंत में वंशीधर को भी प्राप्त होता है।